Hello dear students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the some remaining part of a chapter number 5, that is nothing but the monopolistic competition. एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाओ और प्रीवियस वीडियोस देख लो, फिर इसके बाद ये वीडियो में आप कंटिन्यू करोगे, क्योंकि इसके पहले वाले जो हमने कंटेंट कवर अप किए हुए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये भी जो चाहे लेक्चर हमारा होने वाला है या सेशन जो होने वाला है अभी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियोस में अगर आप ध्यान दोगे तो हमने इक्विलिब्रियम पोजीशंस देखे हैं इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल मार्केट को दर्शाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली जैसा नहीं है, ये एक रियलिटी में जो मार्केट एग्जिस्ट करता है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का, वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स जो हैं उनके मार्केट को दर्शाता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे देर आर द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड sellers are there. They are selling differentiated product or the homogeneous product, and different peoples are having the different market and they can decide their own prices of their goods and services, and बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, जो प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने कवर अप किए हुए हैं, वो नहीं कि नहीं आपके होते हैं क्या, दैट इज़ नथिंग बट वॉट, इट इज़ नथिंग बट योर एग्जैक्टली द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो एडवर्टीज़मेंट होता है, जो सेलिंग कॉस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की जगह तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो है बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, एंड इफ़ दे वांटेड टू सेल देयर ओन प्रोडक्ट, अगर वो खुद के प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो उन्हें एडवर्टीज़मेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सेलिंग कॉस्ट एडवर्टीज़मेंट ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे वो अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से वो अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट इनकर करना है। जितना ज़्यादा आप सेलिंग कॉस्ट इनकर करेंगे, जितना ज़्यादा आप एडवर्टीज़मेंट करेंगे, उतना ज़्यादा मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होगा, उतना ज़्यादा हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम आउटपुट सेल कर सकते हैं, और उतना ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो इंटेंशन होता है आपका एडवर्टीज़मेंट का, जो कि नहीं बट यहाँ पे हम इसे सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। वी आर कॉलिंग इट एज अ सेलिंग कॉस्ट, एंड नाउ विल गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज द इफेक्ट ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट। सो पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली क्लास। जरा यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। तो बात करते हैं जब हम इफेक्ट्स ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट की, तो सेलिंग कॉस्ट इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर्स डिज़ायर टू परचेज द कमोडिटी। ये हमको पता है सेलिंग कॉस्ट। एडवर्टीज़मेंट क्या करता है, एक एडवर्टीज़मेंट जो टीवी पे आती है या सोशल मीडिया पे आती है, न्यूज़पेपर के थ्रू आती है, या किसी भी अदर होर्डिंग्स एंड देयर आर मैनी मोर अदर वेज थ्रू विच यू कैन डू द एडवर्टीज़मेंट। बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारी ज़रिया हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। तो अगर किसी भी वे में अगर हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अट्रैक्टिव है या हमारी यूज़ का है, तो हम उसे क्या करते हैं, मार्केट से परचेज़ करते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट क्या करता है, एडवर्टीज़मेंट कस्टमर्स के माइंड में एक डिज़ायर पैदा करता है, एक वांट पैदा करती है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमको परचेज़ करना है। क्यों? क्योंकि इसके ऐसे ऐसे फीचर्स हैं और ये फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टमर के माइंड में जो डिज़ायर क्रिएट होता है, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर सेलिंग कॉस्ट, और यू कैन से द एडवर्टीज़मेंट, the effect of advertisement. They are not made of aware of the existence of a commodity, but are also told that commodity in a question is better than its substitute. अब यहाँ पे बोला ऐसा जाता है कि if the selling cost becomes the effective, it will shift the demand curve to the right as shown in the figure 5.8. अब जरा ध्यान देना, अब ये इफेक्ट ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट क्या है, सिंपली एक सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको कि जब हम लोग सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज़ करेंगे, व्हेन आर सेलिंग कॉस्ट विल गोइंग टू इंक्रीज, जब हमारा सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा तो ये सेलिंग कॉस्ट क्या इंक्रीज़ करेगा, मार्केट में हमारे कमोडिटीज़ का डिमांड। ये मार्केट में हमारे कमोडिटीज़ का डिमांड क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और जैसे ही डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ हुआ तो हमें भी अपने सप्लाई क्या करने हैं, इंक्रीज़ करने हैं। और सप्लाई इंक्रीज़ करोगे तो उसके वजह से हमें क्या होगा, प्रॉफिट,
और जो प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसे समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में 2 डायग्राम दिए हुए हैं, फिगर 5.8a और फिगर 5.8b। तो ज़रा ध्यान देना, सिंपल सा डायग्राम है। ये है आपका डीडी डिमांड कर्व, ये आपका हो गया पी स्टैंड्स फॉर प्राइस। मान लो आपका प्राइस यहाँ पे है, क्वांटिटी आपकी ये है। क्लास ज़रा ध्यान देना, ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड और ये आपका क्या है, प्राइस है जो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो ज़रा ध्यान देना, ये आपका हो गया 8.1a 5.8a और ये हो गया आपका 5.8b। दोनों डायग्राम्स यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा है इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका डिमांड कर्व, डी आपका डिमांड कर्व है और ये डिमांड कर्व क्या है, दिस डिमांड कर्व इज लिटिल बिट इन इलास्टिक। डिमांड कर्व क्या है, लिटिल बिट इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं, रिलेटिवली ये क्या है, इन इलास्टिक है। और जब हम लोग सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं, जब हम सेलिंग प्राइस इनकर करेंगे, व्हेन यू विल गोइंग टू डू द मोर एडवर्टीजमेंट, क्लास इन सिंपल वर्ड, अगर एडवर्टीजमेंट आपका इंक्रीज होगा तो मार्केट में आपके गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप लोग एग्री है मेरे बात से? जब आपका एडवर्टीजमेंट इंक्रीज होगा तो डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब डिमांड इंक्रीज होगा तो डिमांड का भी क्या होगा, यहाँ पे इट विल गोइंग टू शिफ्ट। लेट्स से पहले ये क्या था, डी था, डी वॉज द डिमांड कर्व। जैसे एडवर्टीजमेंट इंक्रीज हुआ डिमांड भी मार्केट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डिमांड कर्व विल गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम डी टू D1 एंड D1। अगर बी में आपके पार्ट की बात करूँ मैं, जब मैं बात करता हूँ पार्ट बी की, तो मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, एडवर्टीजमेंट इंक्रीज किया। एडवर्टीजमेंट इंक्रीज होने पे सेलिंग कॉस्ट क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उतना ज़्यादा मार्केट में क्या होगा, डिमांड होगा, और जितना ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगा उतना ही आपका जो डिमांड का जो इन इलास्टिक है वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। जो फिक्स डिमांड था आपका मार्केट में वो फिक्स नहीं रहा, क्योंकि आपने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना चालू किया, उसके वजह से आपका डिमांड भी बढ़ना चालू हो गया, आपका डिमांड इंक्रीज होना चालू हो गया है। व्हेन योर डिमांड विल गोइंग टू स्टार्ट इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द सेलिंग कॉस्ट, then your demand curve will going to shift from left hand side to the right hand side and it will going to shift further to the D2 and D2, then it will going to shift to the D3 and D3। तो जितना ज़्यादा तुम सेलिंग कॉस्ट इनकर करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका डिमांड इंक्रीज होगा। सो लेट्स से हमने बहुत ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट इनकर किया, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया, प्रमोशन बहुत किया, एडवर्टीजमेंट बहुत किया, उसके वजह से डिमांड क्या हो गया, डिमांड चेंज हुआ। अब जो इन इलास्टिक डिमांड है आपका, जो फिक्स डिमांड था वो डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड। वो डिमांड क्या होगा आपका, लेट्स से ये D1 आपका क्या है, इलास्टिक डिमांड है। जरा ध्यान देना, ये D1 क्या है आपका, इलास्टिक डिमांड है। अगर जब आप देखोगे इलास्टिक डिमांड में, इलास्टिक डिमांड के केस में ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे डी आपका पहले वाला डिमांड कर्व है, इन इलास्टिक डिमांड कर्व। बिफोर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट करने के पहले हमारा डिमांड था डी, एडवर्टीजमेंट करने के बाद हमारा डिमांड का क्या हो गया, D1 और D1। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट जितना ज़्यादा करोगे आपका डिमांड का क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। क्यों? जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करोगे उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड आपका चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ इलास्टिक डिमांड, क्योंकि इलास्टिक वर्ड का ही मतलब क्या होता है, चेंज। तो अगर वो कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, डिमांड आपका चेंज हो रहा है, तो इलास्टिक डिमांड हम लोग यूज़ करते हैं। डिमांड अगर फिक्स है तो इन इलास्टिक डिमांड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे D1 आपका क्या हो गया, इलास्टिक डिमांड हो गया। लेट्स से द प्राइस इज चेंजिंग, लेट्स से प्राइस क्या हुआ, प्राइस P से आ गया कहाँ पे, P1 पे। प्राइस आ गया P से किस पे, P1 पे। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई एल गोइंग टू टेक, मैं अगर
पहले वाला इनइलास्टिक डिमांड कब लेता हूँ, पहले वाला इनइलास्टिक डिमांड कब होता है, सपोज मैंने प्राइस क्या किया, कम किया। अब प्राइस के कम होने पे अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो पहले वाले डिमांड को के हिसाब से हमारा क्वांटिटी कितना होगा, Q2। हमारा क्वांटिटी कितना है, Q2। प्राइस के थोड़ी कम होने से डिमांड क्या हुआ, डिमांड आपका कहाँ पे आया, Q2 आया। यहाँ पे प्राइस हमने कम किया, प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ये डिमांड बढ़ गया, क्यों, क्योंकि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता है, आप लोगों को भी पता है, 11-12 स्टैंडर्ड से हमने पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपका डिमांड इनइलास्टिक है, अगर आपने एडवर्टीजमेंट नहीं किया होता, अगर आपने एडवर्टीजमेंट नहीं किया होता, तब आपका डिमांड कहाँ पे होता, Q2 पे। ज़रा ध्यान देना, प्राइस के कम होने पे डिमांड कहाँ आया, Q2 पे आया। अगर ये आपने एडवर्टीजमेंट नहीं किया होता तो आपने कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करते, आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करते, क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, Q2 था। लेकिन आपने सिंस वी हैव डन द सेलिंग कॉस्ट, और हमने क्या किया, हमने बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया, वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग द एडवर्टीजमेंट, हमने बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया, हमने बहुत ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट किया, हमने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया। इसके वजह से डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया मतलब डिमांड क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। तो सेम प्राइस पे अगर ध्यान दोगे, क्लास ज़रा ध्यान देना, सेम प्राइस पे अगर देखोगे तो इलास्टिक डिमांड पे, कहाँ पे, इलास्टिक डिमांड पे आपका क्वांटिटी कितना आ रहा है, Q3। सेम प्राइस पे इलास्टिक डिमांड के केस में क्वांटिटी कितना आ रहा है, Q3 आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप सेलिंग कॉस्ट इनकर करेंगे, उतना ज़्यादा डिमांड आपका क्या होगा, मार्केट में बढ़ेगा। लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि 5.8A एंड 5.8B। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड के इंक्रीज़ होने पे, सेलिंग कॉस्ट के इंक्रीज़ होने पे डिमांड को शिफ्ट हो रहा है राइट साइड में। अब ये राइट साइड में शिफ्ट होके क्या दिखा रहा है, राइट साइड में शिफ्ट होके ये दिखा रहा है कि पहले क्वांटिटी Q थी, फिर Q1 हुई, और फिर क्या हो गई, Q2 हो गई। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो डिमांड क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड क्यों बढ़ रहा है, सिंपल, प्राइस, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस सेम है, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि डिमांड का शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे, राइट साइड में। क्यों राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा तो डिमांड भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा, यही रीज़न है। तो डिमांड जब बढ़ेगा तो ये शिफ्ट होगा कहाँ पे, राइट साइड में। डिमांड जब घटता है तो शिफ्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है तो डिमांड को यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये केस में क्या हुआ, इंडिविजुअल केस में पहले हमारा डिमांड का इनइलास्टिक था, मतलब डिमांड हमारा फिक्स था। अभी डिमांड क्या हुआ, बढ़ रहा है। डिमांड जब बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। अब बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द सेलिंग कॉस्ट, अगर तुम्हारा डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब डिमांड का आपका इनइलास्टिक था, अभी क्या हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड का। और जैसे ही डिमांड का इलास्टिक हुआ, हमने थोड़ा प्राइस कम किया। प्राइस के कम होने से अगर आप देखोगे तो इलास्टिक डिमांड पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और इनइलास्टिक डिमांड पे कम प्रॉफिट हो रहा है। इनइलास्टिक डिमांड पे सिर्फ हम लोग Q2 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन इलास्टिक डिमांड पे अगर देखो तो हम कितना क्वांटिटी, Q3 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, विच इज़ फार बेटर देन दी इनइलास्टिक डिमांड, जो कि इनइलास्टिक डिमांड से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है आपका इफेक्ट ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का क्या इफेक्ट पड़ा, तो सेलिंग कॉस्ट का भाई ये इफेक्ट पड़ा कि पहले हमने प्राइस इतने से कम किया और डिमांड इतने से बढ़ा, लेकिन सेलिंग कॉस्ट के इफेक्ट की वजह से प्राइस हमने थोड़ा चेंज किया, देख लो आप डिमांड कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। ये गैप देख लो, कैन यू सी दिस गैप, ये दोनों के बीच का गैप देखो कितना ज़्यादा डिमांड चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ द सेलिंग कॉस्ट ओनली, बिकॉज ऑफ द सेलिंग कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द प्रमोशन, बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट, हमारा यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया है। इफेक्ट ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट इसी को बोला जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। दिस इज़ योर 5.8A एंड 5.8B जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलते हैं जरा देखते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पे। इन द फिगर 5.8 द डिमांड कर्व इज शिफ्टेड टू द राइट, selling cost enables the producers to sell more at a same price. Figure 5.8B selling cost succeeds in the making the demand curve more elastic. अब 5.B में क्या हुआ, जैसे हमने सेलिंग कॉस्ट इनकर किया, सेलिंग कॉस्ट के इनकर करने से डिमांड कर्व क्या हो गया, ज़्यादा इलास्टिक हो गया।
क्यों इलास्टिक हुआ? क्योंकि चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब इलास्टिक, डिक्रीज हो रहा है मतलब इलास्टिक, फिक्स है तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं इन इलास्टिक। प्रायर टू द सेलिंग कॉस्ट द डिमांड कर्व वाज डी, फिर एडवर्टीजमेंट सेलिंग कॉस्ट इनकट करने के बाद डिमांड कर्व क्या हो गया? मोर इलास्टिक विच इज नथिंग बट D1 हमारे एग्जाम्पल में तो आप देख ही सकते हैं, यू कैन सी आर एग्जाम्पल, इन आर एग्जाम्पल ये D1 और D1 तुम्हारा इलास्टिक है और DD क्या है? तुम्हारा इन इलास्टिक डिमांड कर्व है। इसके बाद फिगर 5.8b सेलिंग कॉस्ट सक्सीड्स इन द मेकिंग द डिमांड कर्व मोर इलास्टिक प्रायर टू द सेलिंग कॉस्ट आफ्टर इंक्रीजिंग द सेलिंग कॉस्ट इफ द फर्म रिड्यूसेस द प्राइस टू OP1 class to price OP1 the sales increases to the OQ2 against the OQ1 and increase in the sales was without selling cost and the selling cost pushes the sales up by Q1 and Q2। अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूँ क्लास, तो आ जाओ हमारे एग्जाम्पल में। नॉर्मली इन इलास्टिक डिमांड रहता तो हमारा आपका Q1 से Q2 जाता, लेकिन यहाँ पे इलास्टिसिटी सेलिंग कॉस्ट की वजह से, कैन यू सी दिस गैप, कैन यू सी दिस गैप, ये जो गैप है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन का डिमांड कैसे इंक्रीज हुआ? तो ये पोर्शन का डिमांड इंक्रीज हुआ आपके बिकॉज ऑफ द सेलिंग कॉस्ट। ये जो एक्स्ट्रा डिमांड आया है, ये एक्स्ट्रा डिमांड कहाँ से आया? तो वो सेलिंग कॉस्ट की वजह से आया है। फिर इसके बाद देन आफ्टर इफ यू विल गोइंग टू सी देयर इज अ वन मोर थिंग दैट विल गोइंग टू सी इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉफिट। जरा प्रॉफिट के इसमें देखते हैं। सेलिंग कॉस्ट इंक्रीजेज द प्रॉफिट थ्रू सेलिंग कॉस्ट increases the firm's total cost, their increase in the total revenue surpasses the increase in the total cost that brings the more profit as shown in the 5.9। चलो 5.9 हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्लास। चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं 5.9, नॉट ईयर, जरा ध्यान देना, ये है आपका एवरेज रेवेन्यू, ये है आपका एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इस हिसाब से लेट्स टेक एग्जांपल कि ये Q क्या है? आपका इक्विलिब्रियम है। Q क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया बिकॉज ऑफ द MC इज इक्वल्स टू MR। और यहाँ पे कैन यू सी दिस थिंग, यहाँ पे अज्यूम करो ये हो गया आपका क्या? टोटल रेवेन्यू हो गया आपका OQSP और टोटल कॉस्ट हो गया TNT। तो जरा ध्यान देना, मान लेते हैं मान लो OQSP आपका क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू हो गया, और OQ&T आपका क्या हो गया? टोटल कॉस्ट हो गया। क्लास जरा ध्यान देना, OQ&T आपका हो गया कॉस्ट, और कॉस्ट को हम लोग ब्लैक में लिखते हैं और रेड रेवेन्यू को हम लोग रेड में लिखते हैं। तो ये हो गया OQSP। OQSP क्या हो गया आपका? OQSP हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। और प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट है TNSP। TNSP क्या है आपका? प्रॉफिट है। ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम ये नॉर्मल सिचुएशन हमने इक्विलिब्रियम में परफेक्ट मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या किया हमने, ये हमारा कॉस्ट है, ये हमारा रेवेन्यू है। मान लेते हैं बिकॉज ऑफ द सर्टन रीज़न हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना है, हमें क्या करना है, ज़्यादा आउटपुट करना है। हम आउटपुट कितना प्रोड्यूस करें? यहाँ पे वी आर एबल टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ OQ, लेकिन हमको OQ आउटपुट से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, हमें अपना डिमांड बढ़ाना है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या करना है, हमें इंक्रीज़ करना है। अब डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एडवर्टीजमेंट। जब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, क्लास जरा ध्यान देना, जब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे
तो ये जो है आपका एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब जब एडवर्टीजमेंट हम करेंगे तो एडवर्टीजमेंट करने के वजह से आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, तो ये कॉस्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, एडवर्टीजमेंट किया है, और ये एडवर्टीजमेंट को बोला जाता है सेलिंग कॉस्ट। ये एडवर्टीजमेंट को क्या बोला जाता है, सेलिंग कॉस्ट। एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा नॉर्मली एपी है, एपीसी है, और जैसे ही हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे ही हम सेलिंग कॉस्ट इनकर करेंगे, ये एपी कर्व जो है, एपीसी कर्व, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होके क्या हो जाएगा आपका एसी कर्व। तो ज़रा ध्यान देना, लेट अस ड्रॉ द, चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं आज एसी कर्व, एपीसी एसी कर्व। नाउ हाउ द एसी कर्व विल गोइंग टू लुक लाइक। मान लो ये क्या हो गया आपका एसी कर्व हो गया, ये क्या हो गया आपका एसी कर्व। नाउ अगर एसी कर्व की बात करें, मान लो ये क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका एसी कर्व। बिकॉज ऑफ द सेलिंग कॉस्ट की वजह से एपीसी से आपका कॉस्ट क्या हो गया, एसी हो गया। एपीसी से आपका कॉस्ट क्या हो गया, एसी हो गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो बिकॉज ऑफ द सेलिंग कॉस्ट हमारा डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और कॉस्ट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। चलो देखते हैं डिमांड हमारा कितना इंक्रीज हुआ। पहले हमारा डिमांड था AR, अब हमारा डिमांड इंक्रीज होकर क्या हो गया AR1। हमारा डिमांड इंक्रीज होकर कितना हो गया AR1। तो ये आपका हो गया AR1 कर्व, और ये हो गया आपका AC कर्व। और मान लेते हैं इक्विलिब्रियम हमारा आया कुछ यहाँ पे। अब MC कर्व MR कर्व दोनों इंटरसेक्ट किया। नाउ व्हेन वी हैव इंटरसेक्टेड द MC कर्व एंड MR कर्व, व्हाट वी गॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट, वी गॉट द मैक्सिमम आउटपुट। सो लेट्स से हमारा आउटपुट Q से इंक्रीज होकर क्या हो गया, Q1 हो गया। लेट अस से दैट AR1 और AC कर्व के आने की वजह से सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज हुआ, जिससे डिमांड इंक्रीज हुआ, और कॉस्ट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो डिमांड कर्व आपका हो गया AR1 और कॉस्ट हो गया आपका AC कर्व। सेलिंग कॉस्ट के इंक्रीज होने से डिमांड और कॉस्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उसके वजह से हमें न्यू AC कर्व और न्यू AR कर्व मिला। और लेट्स से ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे आपका एज पर द टेक्स्ट बुक, लेट्स से आफ्टर द anchoring the selling cost is OQ1 and AC average cost is nothing but the APC plus ASC। तो हमारा लेट्स से सेम ड्रॉ करते हैं, सेम चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो इट विल बी व्हाट योर, इट विल बी योर S1 एंड P1, और कॉस्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो गया आपका कॉस्ट, तो ये हो गया कॉस्ट। तो कॉस्ट आपका आ गया कितना, N1 एंड T1। ज़रा ध्यान देना, कैन यू सी दिस पोर्शन, ये पोर्शन आपका क्या हो गया। अब न्यू इक्विलिब्रियम के हिसाब से AR1, अब नया एडवर्टीजमेंट जो हम लोग ने किया है, जो सेलिंग कॉस्ट किया, ज़रा ध्यान देना, सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। नाउ नया TC क्या हो गया हमारा, नया TC हो गया OQ1, S1 एंड P1। टोटल रेवेन्यू कर्व ER क्या हो गया, OQ1, S1 एंड P1। ये हो गया आपका नया टोटल रेवेन्यू। और टोटल कॉस्ट क्या हुआ, टोटल कॉस्ट हुआ आपका OQ1, N1 एंड T1, OQ1, N1 और T1, OQ1, N1 एंड T1, ये आपका हुआ नया कॉस्ट। और OQ1, S1 एंड P1, ये हुआ आपका नया टोटल रेवेन्यू। और नया टोटल कॉस्ट और नया टोटल रेवेन्यू के बीच का अगर नया प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा आपका क्या, दिस विल बी योर N1, T1, S1 और P1। ये हो गया आपका नया प्रॉफिट। तो अब जरा ध्यान देना, ये जो नया प्रॉफिट है, दिस इज योर न्यू प्रॉफिट क्लास। ये क्या हो गया आपका, ये पोर्शन हो गया न्यू प्रॉफिट का,
और अगर आप देखोगे पुराने इक्विलिब्रियम में, तो ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन, ये हो गया आपका ओल्ड प्रॉफिट का। नाउ अब आप देख सकते हैं ना, पुराना प्रॉफिट सिर्फ इतना ही था, पुराना प्रॉफिट हमने सिर्फ इतना ही अर्न किया था, लेकिन जैसे ही हमने सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड किया, सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड करने पे, एडवर्टीजमेंट करने पे हमारा प्रॉफिट देखो कितना हो गया। ये पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन हो गया हमारा क्या, नया प्रॉफिट का। तो पहले छोटा प्रॉफिट था, अभी बड़ा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि नया AR1 कर्व आ गया और AC कर्व इंक्रीज हो गया। तो APC और AC के बीच में जो डिफरेंस देखोगे, ये APC और AC के बीच में जो डिफरेंस है, ये नथिंग बट ये आपका हो गया एवरेज सेलिंग कॉस्ट। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो APC और AC कर्व के बीच में, ये क्या है आपका एवरेज सेलिंग कॉस्ट। I hope you understood the effect of a selling cost, that is 5.A, 5.B, 5.8A, 5.8B and your the 5.9. ये बहुत ही important था। And if you're going to see, selling cost brings the larger profit to the firm. तो ये देख सकते हो कैसे larger profit आया। तो if you're going to see the next one, अगर आपने टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से माइनस किया तो तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, दिस लार्जर प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ द ओनली सेलिंग कॉस्ट। हालांकि ये इन जनरल हमको पता है, इसको हम इक्वेशंस को यूज़ करने से अच्छा है, वी कैन यूज़ द मैथमेटिकल टूल, वी कैन यूज़ द, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ग्राफ, हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एक सम प्रॉपरली सम मेंशन प्रॉपरली एक सम बना के, एक सम के थ्रू हम we can understand this thing. But now the situation is this कि we are studying the economics and we have to pay attention on the diagram. I hope you are clear with this. This is how we completed the selling cost which brings the larger profit to the firm, जो कि बहुत ही important topic था आज का। दोनों diagrams हमने cover up की और बहुत ही डिटेल में हमने cover up किया हुआ है। तो आप प्लीज़ this video you are going to see, just watch it, share with your friends. This is a very important one. हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।